बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का, जो समय निकालकर इस कार्यक्रम में जिन्होंने शिरकत की, और आप सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में पधारे और अपना उंगली.इन के संपादक संजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा सभी अतिथियों का स्वागत करें। शुक्रिया शुक्रिया। भंडारी भंडारी जी मैं अनिल शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो जीडीए के सहायक यंत्री विजय भंडारी जी का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। मैं संजय शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि जयेश कुमार और रमन शर्मा के बाद में आपके मैं संजय शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी का स्वागत करें। कौन कर रहा है? मैं संजय शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो सुनील शर्मा जी का स्वागत करें। सुनील शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। सुनील शर्मा जी कृपया मंच पर आएं। जयेश कौन है? जयेश तो जयेश शर्मा जी जयेश किसका स्वागत करवाना है? जयेश धन्यवाद भाई साहब। जयेश जयेश कौन है? क्या करवाना है? क्या करवाना है? अरे एक कम करो चलो। मैं वरिष्ठ पत्रकार जयेश कुमार जी को कहूँगा कि एक बार मंच पर पधारने का कष्ट करें। जयेश कुमार जी आइए। हमारी टीम का सदस्य शाहनवाज खान जयेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एक बार शाहनवाज जी, जयेश कुमार।
नहीं, हो गया आपका। और चलो आप शुरुआत करवाओ। चलिए चलो शुरुआत कर। किसको बुलाना है? तुम करो। उधर से आऊँ, उधर से वो आईडी लगा लो उसमें माइक में। आईडी उसको उनके पास रखी हुई है। हेलो। अनिल, बिल्कुल। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा कि जो है अब जनता के साथ जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रशासनिक अफसर हैं, उनका संवाद शुरू किया जाए। और दरअसल ये सार्थक संवाद होगा शहर के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए पूरी तरह से सार्थक संवाद होगा। यहाँ किसी भी तरह का नकारात्मक संवाद नहीं करना चाहते हम, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो खबरें आती हैं कि सरकार के ऊपर लांछन लगाया जाता है, फिर सरकार विपक्ष के ऊपर बात करती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम अपने शहर के बारे में, अपनी जनता के बारे में और अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोच पाते। कहीं ना कहीं उस बीच में पक्ष और विपक्ष के बीच में उलझ कर रह जाते हैं। तो अब मैं शुरुआत करूंगा कि किस तरह से एक सकारात्मक संवाद हो, खासतौर पर अपने शहर के लिए और अपने ज़िले और प्रदेश के लिए, कि किस तरह से हमें बेहतर से बेहतर एक जो है आयाम स्थापित करें और इस संवाद के जरिए क्या हम नया कर सकते हैं या क्या हम करने वाले हैं और क्या आगे जाके क्या जनता की उम्मीदें रहेंगी, इसको लेकर एक संवाद शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा आदरणीय केशव पांडे जी को। एक बार मंच पर आए आप। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा जी पधारें। विज्ञान पथ के ऑनर हैं देवर्षि मिश्रा जी, आप भी एक बार मंच ग्रहण करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी आमंत्रित हैं। और शकुंतला परियार जी से कहूँगा, भाजपा नेता हैं, वो भी आए एक बार मंच पर। उस पोडियम को ऊपर रखो जल्दी, उस पोडियम ऊपर रखो वहाँ उसको ऊपर, पोडियम ऊपर रखो। नहीं, ऊपर रहेगा वो, जल्दी। हाँ, ये मैं लूँगा, ये मैं आगे जाऊँगा। ठीक, इसमें बोलो यार, चालू चेक करके देखो। हेलो हेलो। अशोक मिश्रा जी वरिष्ठ चिकित्सक हैं और जेएएच के अधीक्षक रह चुके हैं। उनको एक बार आमंत्रित करूंगा, एक बार मंच पर आएँ। चूँकि आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट को लेकर है, शहर के डेवलपमेंट को लेकर है कि किस तरह से हम अपने शहर के बारे में कुछ अच्छा सोचें, कुछ बेहतर सोचें। आपको जानकारी होगी कि इंदौर कई मायनों में यहाँ पर स्वच्छता में भी आगे है, साफ़ सफाई में आगे है और तमाम सारी चीज़ों में ग्वालियर से आगे है। लेकिन ग्वालियर जब पॉलिटिकल पावर सेंटर होने के बावजूद यहाँ पर तमाम सारी जो है कमियां पाई जाती हैं। मैं जिस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वो एशिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जो है स्थल है महाराज बाड़ा। इसकी मिसाल हम एशिया में एकमात्र स्थल के तौर पर दे सकते हैं जो कि ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है और आधुनिक भी है यहाँ पर।
तो आधुनिकता संस्कृति और इतिहास का संगम महाराज बाड़ा जो है रियासतकालीन यानी सिंधिया रियासतकालीन समय से जो एक बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी सारी कहानियाँ समेटे हुए है। और अब हम इसी पर एक चर्चा करते हैं शहर के स्वास्थ्य, एजुकेशन और डेवलपमेंट की कि किस तरह से हम शहर को आगे बढ़ाएं और किस तरह से शहर के बारे में कुछ नई चीज़, चूँकि आपको बता दें लगातार स्वच्छता अभियान की बात करती है सरकार, लेकिन जब तक हम नागरिक नहीं जागेंगे तब तक कहीं ना कहीं सरकार भी कोई अंतर्यामी नहीं है, कर्मचारी अंतर्यामी नहीं है, तो हमें ही आगे बढ़ना होगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मिश्रा जी आप आइएगा। नहीं फोटो तो लिंक है ना, डायरेक्ट खुद से आ जाएगी। हेलो ओके। एलईडी पे देख रहे हो आप उधर। हेलो हमारे ग्वालियर, हमारे मध्य प्रदेश और हमारे भारत देश क्या बेहतर हो और किस तरह से हम इसे बेहतर बना पाएं, आज इसकी चर्चा जो है हम तमाम सारे प्रबुद्धजनों से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको भी आपकी जिम्मेदारी का एहसास करा देता हूं जो आम जनता शायद नहीं समझती है। सरकार लगातार जो है जागरूक करने का प्रयास कर रही है, सरकार लगातार जो है अपना काम करती है। कहा यह जाता है कि अपना घर चलाने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन सरकार चलाने, जब हमको देश चलाना होता है तो हम सरकार को चुनते हैं, तो क्या वो सरकार सही काम कर रही है ये जनता को जानने का हक है, उसका अधिकार भी है, क्योंकि वो वोट देती है। और ये उंगली वोट देने का माध्यम है, जिस वजह से स्याही लगती है तो सत्ताएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। लोग शासन में आते हैं और शासन से जाते भी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कितना समझ पाते हैं। सबसे पहले मैं आम जनता के पास आऊँगा कि जनता क्या सोचती है सरकार के बारे में। जी दुबे जी, आप बताएं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार सरकार अपना काम करती है लेकिन जनता जागरूक नहीं है। लगातार जनता को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाए जाते हैं और सवाल भी मीडिया भी पूछता है, लेकिन आप क्या समझते हैं जी? देखिए, मैं चूंकि कर्मचारी वर्ग से हूँ और कर्मचारी नेता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सरकारें जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे करती हैं और चुनाव हो जाने के बाद उन वादों पर अमल नहीं करती। उससे सबसे बड़ा उदाहरण हमारा विद्युत विभाग है, जिसको संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी आज पूरा इस प्रदेश को रोशन कर रहे हैं, किंतु सबसे ज्यादा शोषित तो पीड़ित हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम इनको संविदा पे रखेंगे आउटसोर्स को और संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, लेकिन वो वादा भूल गई। इवन उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा।
हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं ज्ञापन और सबके माध्यम से, और अभी हम प्रदेश में 12 जनवरी को भोपाल में एक विशाल रैली लेके इसकी आवाज उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है परेशान है और कर्मचारी की तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकार ने वादा किया था, सरकार से वादा खिलाफी आरोप जो यहाँ पर लगाते हैं लगता है। जी क्या कहेंगे, आप बताएं। जी सरकार अभी जो इनकी मांगे वहाँ पहुँची हैं उन पर मुख्यमंत्री जी ने और अन्य हमारे तमाम सम्मानीय नेताओं ने कहा है कि उस पर विचार करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। थोड़ी तसल्ली रखें, अच्छे से अच्छा जो कर्मचारियों के हित में हो सकता होगा वो निश्चित होगा। भरोसे से सब चीज़ें चलती है, पहले से बेहतर काफ़ी कुछ काम हुआ और आगे भी इसकी उम्मीद की जाना चाहिए। बिल्कुल, प्रवीण अग्रवाल जी आप थोड़ा सा बताएं, चूंकि जो बिजली का मामला है, ऊर्जा का मामला सीधे तौर पे उद्योगों से जुड़ा है, और जब कर्मचारी ही परेशान होंगे तो चूंकि आप चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, किस तरह देखते हैं इनकी परेशानियों को? देखिए, निश्चित रूप से ये नीतिगत मामला है सरकार के और संविदा कर्मचारियों आउटसोर्सेस कर्मचारियों के बीच का, और मुझे लगता है एक व्यापारी की हैसियत से मैं इसके अंदर ज़्यादा अच्छी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ राजनेता उपस्थित हैं तो वो उस पर ज़्यादा अच्छी टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन मैं एक बात से हमेशा सहमत हूँ कि अगर मेरा कोई वादा है, कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट पे पूरा होना चाहिए। लेकिन कमिटमेंट क्या है, कब है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्वालियर लगातार जो है पॉलिटिकल पावर सेंटर के तौर पर स्थापित रहा है शुरू से ही, रियासतकालीन समय से। उसके बावजूद ग्वालियर की ये स्थिति कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार? नहीं, किसी एक व्यक्ति को तो जिम्मेदार नहीं से बता सकते वो, काफ़ी पूरे शहरवासी भी जिम्मेदार हैं, नेता भी, सभी लोग सामूहिक जैसे क्रेडिट लेते हैं, ऐसी लोगों का जो जिम्मेदारी है वो भी सामूहिक ही है। तो सामूहिक रूप से काफ़ी लोग सभी जिम्मेदार हैं, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकते कि ये जिम्मेदार है, काफ़ी कोई जिम्मेदार है। अभी आप देखा जाए तो 2 दिन पहले, अभी शायद कल की ही बात थी, वो इसके लिए मिशन, उसके लिए जो वो मांगे गए थे, सभी लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तो ग्वालियर के जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव बताए, उन जनप्रतिनिधियों को वो सुझाव खुद ही लागू करना है, वो सुझाव बता रहे हैं, तो किससे आप उससे उम्मीद कर रहे हो? फिर जनता ने आपको चुना है, आपको ये सुझाव खुद पालन करना है। आप सोचिए, और उन सुझाव की जो मीटिंग अध्यक्षता कर रहे थे हमारे आदरणीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी कर रहे थे। अब सोचिए, अब नारायण सिंह जी कुशवाहा जी खुद ही इतने साल मंत्री रहे हैं, अब वो अब सुझाव मांग रहे हैं। उनके सब, उनको ही तो जिम्मेदारी, उनको ही पूरा करने थे ये सब। अब वो 20 साल बाद आके सुझाव मांग रहे हैं अभी, तो फिर डेवलपमेंट कब करेंगे जाके? ये मेरा कहना है। तो ऐसे जिम्मेदार तो काफ़ी लोग हैं, जिम्मेदार काफ़ी लोग हैं। केशव पांडे जी, मैं एक बार शकुंतला परियार जी के पास आऊँगा, चूँकि आप भाजपा नेत्री हैं, सरकार का पक्ष आप रखिए। ये जो जनप्रतिनिधि हैं वही अपने सुझाव पर अमल नहीं करते, वो सुझाव इतने सालों बाद भी, इतने कई बार मंत्री बन गए उसके बाद सुझाव मांग रहे हैं। उनको नहीं पता कि किस तरह से जनता को जो है पूरी सुविधाएं देना चाहिए, या शहर को अच्छा बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। ऊपर कर लो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूँगी कि एक कहावत है, सबका साथ सबका विकास। अगर हम आप लोगों से अगर नेताजी सुझाव मांगते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे सुझाव आ जाते हैं। तो ये नहीं कि उसकी अपनी नीतियाँ कुछ और होती है डेवलपमेंट की। अगर सुझाव कई बार हम लोग लेते हैं कि भाई आप भी सुझाव दीजिए, तो नारायण सिंह जी ने इसलिए सुझाव नहीं मांगा था कि उन्हें कोई आइडियाज़ नहीं है, उन्होंने इसलिए कहा था कि कुछ बहुत सारे अच्छे सुझाव शायद उनके नहीं आ रहे होंगे ध्यान में। तो पब्लिक से भी हम लोग कई बार वोटिंग्स मांगते हैं कि आप अपने सुझाव दीजिए कि हम उसमें अच्छा सा सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सुधार कर सकें, उनको सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। मैडम आप बताएं, थोड़ा सा खड़ी हो। ग्वालियर पीछे क्यों? एक सवाल। ग्वालियर पीछे इसलिए है कि इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी, नेता की भी और सरकार की भी। जब ग्वालियर में घूसखोरी खत्म हो जाएगी तो ग्वालियर आगे बढ़ेगा, चाहे वो जनता हो, सरकार हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई भी हो। आपका कहना ये जनता भी घूस लेती है? जनता घूस देती है। अगर हमको कोई काम कराना होता है तो हम लाइन में लगना पसंद नहीं करते, 10 रुपये या 100 रुपये देना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं।
कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं क्योंकि हम घूस देते हैं, लेकिन और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात करते हैं। यादव जी, आप किस तरह देखते हैं, चूँकि मैडम का ये कहना है कि जनता घूस देती है, लोग अधिकारी घूस लेते हैं, घूस का सिस्टम ऐसा है कि किसी भी तरीके से शहर को बेहतर नहीं बना पा रहे, ये जिम्मेदार कौन? देखो, इसके लिए हम ही लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग जो है सही समय पे अंगुली का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि हम लोग अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो निर्णय अच्छे होंगे। जैसे आज ग्वालियर को विशाल ग्वालियर बनाने में मैं समझता हूँ कि मजदूरों का सबसे बड़ा हाथ है। जैसे आज जेसी मिल ग्वालियर में, डबरा में गन्ना मिल जो पिछले 30 साल से बंद पड़ा है, लेकिन आज तक उनके मजदूरों की तरफ कोई भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और अभी जो चर्चाएं भी चल रही हैं, मेरा अपना सोच है कि जब तक ग्वालियर या देश, क्योंकि हमारे ग्वालियर और देश की दो भुजाएं हैं, किसान और मजदूर, जब तक किसान और मजदूर को हित को साथ में नहीं लेके चलेंगे तब तक न तो ग्वालियर अच्छा हो सकता है, न देश अच्छा हो सकता है। किसान मजदूर के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान मजदूर के हित के अलावा एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि ये जो ungli.in जो हमने जब इसकी परिकल्पना शुरू हुई थी तो हमने एक अपने आप से वादा किया था, और ख़ासतौर पर सभी से वादा किया था कि यहाँ पर हम केवल जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, यहाँ पर हम सरकार की भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सरकार भी तमाम सारी चुनौतियों में काम करती है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, किसी भी तरह से कहते हैं सरकारी नौकरी, प्रशासनिक अधिकारी बड़ा ओहदा, लेकिन जब 16-16 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती है, वो आम जनता को नहीं पता। तो ये भी हम बताना चाहते हैं एक बार आप लोगों को कि किस तरह से अधिकारी काम करते हैं, किस तरह से नेता भी काम करते हैं। अब एक बार मैं बात करना चाहूँगा शकुंतला परिहार जी से कि आप बताएं किस तरह से देखते हैं, चूँकि इन्होंने ये कहा है कि घूसखोरी लगातार बढ़ रही है, बेईमानी भ्रष्टाचारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है किसान और मजदूर की बात नहीं करती। क्या लगता है? किसान और मजदूर की बात नहीं करती सरकार, और घूसखोरी लगातार बढ़ रही है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भाजपा सरकार हर एक पहलू को देखती हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, बालिकाएं हो या स्कूल्स के हैं, तो हर एक सेक्टर में अपना अपना हर एक किसी के लिए कर रही है। कैसे किसान के लिए नहीं देखती? उनके इतनी सारे प्रोजेक्ट्स ले आए हैं, हमेशा धनराशि दी जाती है। अगर ओला दृष्टि हो रही है या कोई सूखा पड़ा है तो किसान के लिए भी सरकार तैयार है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार किसान या गरीब लोगों की तरफ नहीं ध्यान देती। कितनी योजनाएं बहनों के लिए चलाई गई हैं, तो वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। बहनों को बलवान हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, किसान योजनाएं चल रही हैं। तो सरकार ये नहीं कह सकते कि 100% कोई भी सरकार पूर्ण होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर एक सेक्टर को देखा जा सकता है। बिल्कुल, यदि कहा जाए तो यदि पूरी बात की जाए, इस तरह से भी हम देख सकते हैं ऐसे कि लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, भगवान भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। मेरे साथ लोग बैठे हैं, क्योंकि लगातार ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर रहा है, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर में, ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं ना काफ़ी पिछड़ गया है। इंदौर संभाग की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, काफ़ी पिछड़ा है। और एजुकेशन की, मैं आपसे एजुकेशन की बात करूँगा, आप पत्रकार हैं तो एजुकेशन की बात सबसे पहले करूँगा। क्या करना चाहिए, क्या किया, और आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि ये शहर 12 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। 12 किलोमीटर, और इस शहर ने तमाम मंत्री दिए, लेकिन नहीं, हमारा शहर आज भी बहुत पीछे नज़र आता है। अगर देखे जाए, जबलपुर आगे निकल गया, बगल का शहर झांसी आगे निकल गया, लेकिन ग्वालियर शहर की सड़कें देखें, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ग्वालियर के लोग अभी भी जो राजनीति में है वो फंस रहा है पूरा ग्वालियर। आप देखो, साड़ा के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपने, उसको नहीं बचा। ऐतिहासिक धरोहर वाला शहर है, लेकिन यहाँ पर पर्यटक को लुभाने के लिए सरकार काम ही नहीं करती, पैसा खर्च कर रही है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हो पा रहा। बारादरी देखिए, आप बैजताल देखिए, इतनी लोकेशन है। रोपवे 40 साल से फाइलों में कह दे, 3 बार इनोग्रेशन हो जाता, शिलान्यास हो जाता है, आखिर कौन जिम्मेदार उनका? कौन से सवाल पूछने वाला है? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए एक विकास में
तो ऐसे कई सारे सवाल, अगर शायद ध्यान दिया होता तो ग्वालियर में इंस्टीट्यूशन की बात की, खैर ग्वालियर बहुत एजुकेशन के मामले में तरक्की तो की है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब जैसा कि कई सारे संस्थान आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन आ रही है, सेंटर्स आ रहे हैं, तो और भी बढ़ने की, लेकिन सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे शहरों की अपेक्षा करें तो वो हमसे बहुत आगे निकल गए। जब उत्तर मध्य भारत हुआ करता था तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा, उस समय ग्वालियर सबसे टॉप हुआ करता था, लेकिन आज पीछे पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल पीछे पिछड़ता जा रहा है ग्वालियर, लेकिन इसकी जिम्मेदारी और इसका बीड़ा उठाया है हमारे देवर्षि मिश्रा जी ने, जो कि विज्ञान पथ को एक नई दिशा दी है, विज्ञान पथ के रूप में शहर को। किस तरह देखते हैं, चूँकि आज का युवा जो है खास तौर पर मोबिलिटी, मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा उसको भविष्य नज़र नहीं आता, तो आप किस तरह से देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है शिक्षा को 3 स्तर में देखना चाहिए। एक वो जो बच्चा 10th क्लास तक का है, एक वो जो 11th और 12th का विद्यार्थी है, और एक वो जो कॉलेज में जा रहा है। मुझे लगता है सबसे पहले आज के समय पर जो एक दौड़ चल पड़ी है कि बच्चा या तो IIT JEE की तैयारी करेगा या डॉक्टर बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बच्चे को समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव, कि विद्यार्थी किस दिशा में जा सकता है, कहां तक पहुंच सकता है, इसके अलावा कौन सा विद्यार्थी किस योग्यता को रखता है। उदाहरण के तौर पर अगर विद्यार्थी के अंदर बोलने की क्षमताएं है ही नहीं और वो लॉयर बनने चाहे, तो मुझे लगता है वहां पर एक अध्यापक, एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि सही दिशा दिखाए। विज्ञान पथ की जिम्मेदारी ये है, हम केवल न तैयारी करने का वादा करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो विद्यार्थी जिस दिशा में अच्छा कर सकता है उसकी योग्यताओं को भांपते हुए माता पिता को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं पूरे देश में इस काम को करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट विज्ञान पथ ही है। अदरवाइज आप जाइए किसी जगह पर, बोलिए IIT की तैयारी करना है, वो बताएंगे इतनी फीस है, इतना दे दो आप। डॉक्टर बनना है, इतनी फीस है, इतना दे दो आप। विज्ञान पथ एक काम करता है, जब विद्यार्थी के अंदर के ये भाव को पकड़ने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी अगर IIT की तैयारी, इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या वास्तव में उसमें वो योग्यताएं हैं, या फिर हो सकता है वो समझ ना पा रहा हो, अज्ञानता के अभाव में जहां वो कुछ बहुत अच्छा कर सकता है वो न कर पा रहा हो। तो इसलिए मुझे लगता है सर, कोई विद्यार्थी अगर फेल होता है तो शायद वो इसलिए फेल नहीं होता कि वो कुछ कर नहीं पाया। मैं मानता हूं कि वो कुछ और बड़ा करने के लिए बना था, गलत जगह हाथ पैर मार रहा था। तो विज्ञान पथ की जिम्मेदारी है कि हम विद्यार्थी को सही रास्ता, सही डायरेक्शन दे पाएं, जिसके कारण विद्यार्थी का भला हो, उस परिवार का भला हो, समाज का भला हो, तभी देश का और ग्वालियर का भला होगा। एक समय पे एक सवाल है कि एक समय पे जो भारत था विश्वगुरु के तौर पर जाना जाता था, विश्वगुरु था भी बिल्कुल, और जो गुरुकुल की जो परंपरा रही है वो अब शायद खत्म हो चुकी है काफ़ी पहले। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय खत्म हो गई है। उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब दोबारा से भारत विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर है, ऐसा केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार का कहना है। किस तरह देखते हैं? देखिए सर, गुरुकुल का मुझे उम्मीद है कि हम और आप तात्पर्य और ये नहीं समझ रहे होंगे कि पहले टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ते थे, वापस पढ़ना है। स्वाभाविक तौर पर सर ये बात ज़रूर है कि निकट कुछ भविष्य में देखने को समझ में आ रहा है कि अध्यापक के अंदर वो जो भाव हुआ करता था विद्यार्थी के प्रति, उस भाव की कमी हो रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम मनी ओरिएंटेड होते जा रहा है। इसके जिम्मेदार हम, आप सब, मैं खुद भी हो सकता हूँ। हमारी कोशिश ये है कि वापस से विद्यार्थियों के अंदर, माता पिता के अंदर एक अलग जगाई जाए, जिससे कि एक गुरु वाला भाव है वो पनपे। सर आप देखिए, ऑनलाइन भी आप देखते होंगे आजकल ऐसी स्थिति आ रही है कि कुछ एक कोचिंग सेंटर्स पर विद्यार्थी ने अध्यापक को पीट दिया। अध्यापक किसी भी स्थिति पर कुछ भी विद्यार्थी के साथ बर्ताव कर रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा का अभाव है। इसी को बेहतर करने का प्रयास विज्ञान पथ कर रहा है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इसका असर भी दिखेगा। सर असर देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को कि पिछले समय से ग्वालियर चंबल अंचल में काफ़ी सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। उसमें चाहे आप एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं जो अभी निर्माणाधीन है, इसके अलावा 1000 बिस्तर के अस्पताल की बात कर रहे हैं जो कि एक लैंडमार्क निर्माण है जिससे जनता को काफ़ी लाभ होने वाला है। और इसके अलावा रेलवे स्टेशन और आपका एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन सबसे मैं यहाँ पर आऊँगा, आप बताएं किस तरह देखते हैं ग्वालियर की स्वास्थ्य व्यवस्था को, कैसे देखते हैं आप? किस तरह से सुचारू रूप से अभी चली हैं या अभी और कमी है उनमें? जी
जैसा कि अभी आपने स्वयं ही कहा कि ग्वालियर में 1000 बिस्तरों का अस्पताल बना है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व प्राप्ति है ग्वालियर के लिए। ग्वालियर हमेशा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करता रहा है। जयारोग्य अस्पताल में भी हमने देखा, बहुत पुराने समय से ये अस्पताल काम कर रहा है। सिंधिया जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और हमेशा ग्वालियर की जनता को जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आई हैं, तो सरकार का पूरा सहयोग रहा है। और अभी की सरकार ने जो योजना 75 वर्ष के बुजुर्गों के लिए प्रारंभ की है, जिसमें उनका 5 लाख तक का उपचार निःशुल्क रहेगा, उस सेवा के साथ ग्वालियर में भी बहुत सारे अस्पतालों में ये अभी फॉर्म भर दिए गए हैं और काम चला है। सरकार जो भी काम कर रही है, अभी जैसा शकुंतला दीदी ने बोला, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग होगा, केवल सरकार अपना काम करे उससे नहीं होगा, सहयोग हम सबको देना होगा। सभी जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं क्षेत्र में या कोई भी समाज में काम कर रहा है, जब साथ मिलके काम करेगा तभी किसी भी शहर का विकास होगा। और इंदौर की जनता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सवाल आप लोगों से चिकित्सा के बारे में पूछना चाहूंगा, कौन जवाब देगा कि ग्वालियर कितना बेहतर हुआ है, कितना बेहतर नहीं हुआ? कौन जवाब देगा, बताएं। इंग्लिश जी, उधर इंग्लिश माइक जी, आप बोलिए। आगे आगे उधर पहुंचाइए माइक। शाहनवाज जी, माइक उधर पहुंचाइए। कौन बोल रहा था? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए। एक सवाल, केवल एक सवाल, केवल एक सवाल। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। अधिकतर मैं देखने में आया है कि सड़कों की हालत ऐसी खराब है कि जगह जगह। मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। स्वास्थ्य के बारे में तो ठीक है, लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य के बारे में ठीक है। मैं ये बोलने आऊं, जब नोट बंद हुए थे, जब मोदी कहा था, आप ये बताओ मेरे को। स्वास्थ्य की बात चल रही है, आपको स्वास्थ्य की बात बोलना। स्वास्थ्य पर तो सवाल, जान से बड़ी कोई चीज नहीं, जान से बड़ी कोई चीज नहीं, स्वास्थ्य की बात हो रही है। मतलब स्वास्थ्य कैसा? छोड़ो यार, स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य केवल गांव में नहीं है, स्वास्थ्य 200 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में करना है तो गांव में जाकर कीजिए। गांव में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, और है तो डॉक्टर ही नहीं है उधर। जी मिश्रा जी, आपके लिए एक बड़ा सवाल है और सरकार पर भी एक सवाल है कि गांव में, ग्रामीण में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सकों की पदस्थापना कर दी गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं और लगातार औषधियों की सप्लाई भी जारी है वहाँ पे। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि मरीजों की संख्या सीजन के हिसाब से बढ़ जाती है, उस समय परेशानी आती है, अन्यथा किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। सभी जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं स्वास्थ्य की, चाहे शहरी क्षेत्र देखें या ग्रामीण क्षेत्र देखें आप। लेकिन इनका, हाँ जी, और कोई सवाल करना चाहेगा? नहीं, अब रहने दो, वहाँ आगे आइए। सवाल, माइक वहां पर चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कोई भी सवाल बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सवाल तो हम कर लेंगे, लेकिन इनका निष्कर्ष कब निकलेगा? इनके बारे में आप भी तो बोलो कि इनका सवाल का उत्तर कब दोगे, इनके बारे में काम कब करोगे? मैं आज 18-19 साल का हो चुका हूँ। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष एक नया नेता आता है और नई नई नीतियों के बारे में बात करता है, पर काम नहीं करता है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो, हर एक पार्टी हो, आज के युग में जनता के साथ साथ नेता और भी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। आज लाडली बहना योजना के चक्कर में आज माताएं बहनें ये भी नहीं देख रही हैं कि हमें वोट देना किसको है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी खराब है या और कोई अन्य पार्टी अच्छी है, सारी राजनीतिक पार्टियां बेकार हैं। हमें इनका पूर्ण विरोध करना चाहिए। यदि कोई हमारे कार्य नहीं करता है तो हमें नोटा पे वोट डालना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। इस युवक के सवाल कोई भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो। ये सुनील शर्मा जी, आप चूंकि कांग्रेस से आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सारी पार्टियों को
जो अभी उन युवाओं में आप आक्रोश देख रहे हो, ये आक्रोश एक दिन का नहीं है। ये युवाओं का वो आक्रोश है कि लगभग 20-22 वर्ष प्रदेश में जो सरकार ने रोजगार पर काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया, स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो 1000 बिस्तर अस्पताल की जो आज बात की जा रही है, उसमें कितने स्वास्थ्य मंत्रियों ने, कितने मुख्यमंत्रियों ने नारियल फोड़े थे, ये पूरे ग्वालियर की जनता को पता है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 10,000 लोगों के साथ मैंने और कांग्रेस पार्टी ने संभागीय कमिश्नर का घेराव किया था, तो उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड एक अधिकारी ने कहा था कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद 1000 बिस्तर की चाल तेज हुई थी, वरना अगर मिल रहा था तो केवल तारीख पे तारीख मिल रही थी। आज सड़क की बात की, बहुत अच्छी बात की। एक सड़क, केवल एक सड़क, रेस्कोर्ट रोड को छोड़ दो, पूरा ग्वालियर आज गड्ढों में तब्दील हो गया। रोज मेरी माता, बहनें, युवा, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। अभी कर्मचारी नेता बैठे हैं दुबे जी, उन्होंने अपना दर्द बताया कि जब भी चुनाव आता है तो रोजगार की भी बात होती है, कर्मचारियों के भलाई की भी बात होती है, उन्नति की बात होती है, महंगाई कम करने की बात होती है। और जैसे ही चुनाव बीत जाता है उसके बाद केवल रह जाती है, तो केवल रह जाती है तारीख। आज ग्वालियर की हालत आप देख लें, चाहे लाइट का मामला देख लें, चाहे स्वास्थ्य का मामला देख लें। मेरे को तो कभी कभी जब हंसी आती है कि मंत्री जी ने अस्पताल का दौरा किया तो अखबार में ऐसे फोटो छपता है, ऐसे। उसके बाद मंत्री, अरे भाई मंत्री जी, मेरे को तो दुख होता है अगर किसी मंत्री को अगर दौरा करने के बाद अगर व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो इससे ज्यादा नकारापन उस मंत्री के लिए कुछ हो नहीं सकता। एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी, एक जनता के आदमी की क्या हालत होती होगी जब मंत्री को बार बार समस्याओं के लिए बात करनी पड़ती है। तो इसका मतलब एक छोटे जनप्रतिनिधि की, इन युवाओं की और एक आम आदमी की आवाज तो मेरे ख्याल से सुनी ही नहीं जाती। और आज जो ग्वालियर की हालत है, अगर उसका कोई दोषी है तो जो आज वर्तमान में शासन में बैठे हुए लोग पूर्ण रूप से दोषी हैं। और मैं आज यहाँ बैठे मीडिया के लोग, चाहे इंग्लेश जी बैठे हों, चाहे विजय पांडे जी बैठे हो, करण जी बैठे हों, आज ये हमारे हरीश चंद्रा जी बैठे हैं, और भी जैसे सिकरवार जी बैठे, विनोद जी बैठे हैं, रवि उपाध्याय जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी GUN, हमारे सोमेश शर्मा, और आपने जो आज ये बीड़ा उठाया है उंगली के माध्यम से, मैं आपको देख रहा हूं संजय शर्मा जी, मैं बहुत बड़ा आलोचक भी हूं। अगर किसी की कोई बात होती है मैं आलोचना भी करता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्वालियर की मीडिया को, जो आप समय समय पर, श्रीमाली जी बैठे हैं, आज समय समय पर जो ग्वालियर के लिए करते हो, ग्वालियर की समस्याओं के लिए, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप लगातार मांग उठाते हो और लगातार हर पटल पे कोशिश करते हो कि कैसे आज भ्रष्टाचार की आप देखिए बात, एक क्या हालत है। आपको मैं एक मिनट रोक रहा हूं। एक सवाल मेरा आपसे भी है और आप सब लोगों से है। अभी आपने कहा कि गांधी रोड बिल्कुल चाक चौबंद रहती है, जब रोड होती है तो उसके ऊपर फिर से मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। कितनी बार चलाएंगे भाई? लेकिन आप मुझे ये बताएं, गांधी रोड पे कहाँ के अफसर हैं? उसमें ज्यादातर बाहर के अफसर हैं, बाहर से आते हैं 2-3 साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं टिकते वो। लेकिन उन 2-3 साल के अफसरों के लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए, क्या वो नहीं देखते उस सड़क को? वो देखते हैं। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं। मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहता, जितनी लड़ाई, जितना संघर्ष, जितनी प्रार्थना, जितना नुकसान हम जनता के लिए लड़ने के लिए झेल रहे हैं और आगे भी जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लेकिन मेरी शिकायत है जेसी मिल, अरे भैया शिवराज जी आए, निपटारा होगा,
बाबूलाल गौर जी आए, निपटारा होगा। चाहे जब झोली फैल जाती है निपटारा भी हो जाता है। अब आए मोहन यादव जी, निपटारा होगा। अरे भैया 22 साल से लगभग आप बैठे हो, कब निपटारा होगा? आधे मजदूर तो दुनिया से चले गए कि हमारे हक की पैसा हमको मिलेगा। ये ग्वालियर की जनता देख रही है। और आप जी, मैं ये युवाओं पे मेरी जो सबसे ज्यादा अगर आशा का किरण है तो ये युवा है, क्योंकि युवा वो वेतरणी है, वो रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन ये युवा जागेगा तो कोई भी विकास करने से अवरुद्ध रोकने वालों की युवा कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल युवा जागेगा, आज रोकने से कोई। जी बताएं आप, अभी आपने सवाल बोला था, क्या सवाल करिए? नमस्कार, मैं विनोद शर्मा हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, उनने क्या किया, हमने क्या किया, वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, और ये आदिकाल से चला रहा है, हम देखते आ रहे हैं। ग्वालियर शहर के विकास के लिए तमाम योजनाएं बनी, जनता का पैसा भी लगा। हॉकर जोन आपने देखे होंगे, ग्वालियर शहर को व्यवस्थित करने की जो कोई बात नहीं उठाता। अगर आप यहाँ से जाकर अचलेश्वर तक जाना चाहेंगे तो 1 घंटा आपको लग जाएगा। ना तो पार्किंग है, ना किसी ने जो पजल पार्किंग शुरू हुई है उनकी तरफ ध्यान दिया। जितनी भी पार्किंग है वहाँ खाली डली रहती हैं, और जो हॉकर जोन है वो इस समय शराबियों के अड्डे बन के रह गए हैं। तो जो व्यवस्थित, अगर सब मिलके जब तक व्यवस्थित शहर को नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो जहाँ जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ वहाँ लग जाते हैं। प्रयास ये करना पड़ेगा सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, समाज सेवियों को, सब प्रबुद्ध लोग इस समय खड़े हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं, कि प्रबुद्ध लोगों को बैठकर पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने शहर को ठीक कैसे करें। एक दूसरे पर पत्थर फेंकने से तो लगेगी, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं निकलेगा। और ये मेरा मानना है कि तमाम योजनाएं संजय जी भी लगातार उठाते रहते हैं, हम लोग भी उठाते रहते हैं, तो इस पर बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब हमको कि इसमें क्या किया है। अभी आपकी स्वास्थ्य की बात कही, ग्वालियर शहर में कई ऐसे नर्सिंग होम खुले हुए हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, उसके ठेकेदारों ने उनको खोल रखा है, आपकी नॉलेज में भी है। एम्बुलेंस चालक उनको ले जाते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनको यही नहीं मालूम कि अच्छा अस्पताल कहाँ है, जो बाहर के लोग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से अपने व्यवस्था ठीक करें, हम अपने क्षेत्र में करें, आप अपने क्षेत्र में करें। और इस शहर को जब तक हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो शहर है, ये रियासतकालीन शहर रहा, इसका एक अपने आप में नाम रहा, कभी मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी। शिक्षा के मामले में ग्वालियर शहर बहुत अच्छा हुआ करता था, संगीत की राजधानी कहते हैं ग्वालियर को। लेकिन आज है क्या कि ग्वालियर लगातार पिछड़ता जा रहा है। हम लोग बिल्कुल प्रदूषण के मामले में नंबर 1 है, हम लोग केवल इसमें रहते। हमारे युवाओं को भी बैठाल के समझाना पड़ेगा कि धड़कते युवाओं की धड़कन और भड़कते नेताओं के चक्कर में ना पड़ें, वो अपना भविष्य भी देखें, शहर की व्यवस्थित चीज़ों को भी देखें, और सब मिलकर एक ऐसी योजना बनाएं कि पक्ष विपक्ष, पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, जो जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से बैठकर और ये सोचें कि हम शहर को आगे कैसे बढ़ाएं। केवल मेरा यही कहना है, बाकी की बातें तो बहुत होती रहेंगी। संजय जी लगातार सवाल उठाते रहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं बनती, क्योंकि वो 2-3 साल के लिए आते हैं। केवल जनप्रतिनिधियों की भी नहीं बनती, क्योंकि वो केवल 5 साल के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो जनता की है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, एक बार मैं शाहनवाज जी से बोलूँगा वहाँ माइक पहुँचाएं। स्वास्थ्य क्या सवाल है स्वास्थ्य को लेकर आपका? जी बताएं। स्वास्थ्य पे मुझे अगर बोलने का मौका मिला है तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मैं अभी निकला, मेरे मित्र हैं करण मिश्रा, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया है। स्वास्थ्य के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते ही हैं कि क्या ग्वालियर की स्थिति चल रही है। हमारे प्रमोद भैया बैठे हैं, सुनील भैया सब हैं ही यहाँ पे। तो मैं स्वास्थ्य के बारे में अगर मुझे मौका दे दिया आपने, तो मैं इतना जानता हूँ कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। और ये हम सब कर सकते हैं इस काम को, कि स्वास्थ्य इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जब हमें ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी बात है। अगर हमें बिल्कुल हेल्दी बना रहना है तो हमें भाई सभी लोग मॉर्निंग वॉक, योगा सब कर रहे हैं, पर ये संपूर्ण नहीं है। थोड़ा सा हमारे डाइट पे विशेष ध्यान रखते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं हमेशा के लिए। तो अगर डाइट के बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, एग्री हैं, और हम हमेशा हेल्दी बने रहें, तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि सुबह उठ के हमें क्या खाना है। हम चाय बिस्किट से शुरू करते हैं शुरुआत सुबह। खाने की बात करते हैं, खाने की बात नहीं चल रही है, स्वास्थ्य सुविधा की बात चल रही है। स्वास्थ्य सुविधा एक बार मैं अशोक मिश्रा जी के पास कहूंगा, मैं जाऊंगा आगे। हमारे और भी युवा हैं, वो भी चर्चा करना, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या बोलिए। मेरा नाम मुनेंद्र भदौरिया है
और जैसा कि पहले तो आपको बधाई, उंगली जो आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया है उसके लिए सभी भाइयों को बधाई। अभी जो आप बात कर रहे थे, बार बार पूरे शहर के युवाओं ने बात की, ग्वालियर कैसे अच्छा हो, ग्वालियर कैसे सुंदर हो, इन सब बातों को लेके बात की है। उसी में मेरा प्रश्न है जो हमारे साथियों ने उठाया था कि ग्वालियर का विकास क्यों नहीं हो रहा। ग्वालियर का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि ग्वालियर में अपराध चरम पर है। इसका जवाब मुझे कौन देगा कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, यहाँ कौन बिजनेस करने आएगा, यहाँ कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाएगा, यहाँ कौन फैक्ट्री लगाएगा। दूसरा प्रश्न जो मेरा सरकार में बैठी मैडम से है कि 25 साल से लगभग आप सरकार में हैं और 15 साल से लगभग आप केंद्र सरकार में भी हैं। आज भी ग्वालियर के लोगों को मैंने देखा है, जिसमें क्षेत्र में रहता हूं वो मंत्री जी का क्षेत्र है। हमारे यहाँ कभी आप सुबह आना, आपको सैकड़ों मटके लिए पानी की बोतलें, पानी की बाल्टियां लिए लोग सड़कों पे मिलेंगे। आपकी सरकार ने 25 साल में आज तक लोगों को मूलभूत समस्याएं उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी भी नहीं मिलता है, बिजली की हालत आप देख ही रहे हैं और सड़कों की लोगों ने बता दिया। मैं भ्रष्टाचार का भी, मैं संजय भाई एक निवेदन है आपसे, जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, कि एक योजना लाई थी नगर निगम उदय, प्रोजेक्ट उदय, अमृत योजना, उन योजनाओं का क्या हुआ मैडम मुझे नहीं मालूम। करोड़ों रुपए का हेरफेर हो गया और जनता आज वहीं परेशान है। आप देख रहे होंगे, मैं रोज पेपर में पढ़ता हूं किस तरह हमारे हाई कोर्ट के जज स्वर्ण रेखा के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या जनता का आप विकास कर रही हैं मुझे नहीं मालूम। क्या विकास कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ विकास की यदि बात की जाए तो ग्वालियर विकास प्राधिकरण, आपका सवाल मैं बाद में उत्तर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण जो कि ग्वालियर के सर्वांगीण यानी भौगोलिक विकास के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, वो लगातार कर भी रहा है। मेरे साथ में अभी मौजूद हैं विजय भंडारी जी, जो कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सहायक एसपी हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ग्वालियर विकास प्राधिकरण की तमाम सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो दबा ली गई अतिक्रमणकारियों द्वारा। तमाम सारे जो नेताओं के गुर्गे थे उनके पास अभी भी रखी है वो प्रॉपर्टी। और अब चूंकि जो माधव प्लाजा है आपका, वो बहुत मुझे लगता है कि ग्वालियर का सबसे बड़ा जो है मॉल, एक बड़ा टाउनशिप वो बन सकता है, इमारत है जो कि कमर्शियल व्यावसायिक परिसर है, उसको किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। जो डेवलप हो चुका है लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया। आपके तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं, शताब्दीपुरम की बात कर लें, आनंद नगर की बात कर लें, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर लिए, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं बाधित हो रही है किसी कारणवश। अभी आनंद नगर में कुछ जगह ऐसा मामला सामने आया था, कैसे देखते हैं बताइए। कहा आनंद नगर और शताब्दीपुरम और उसके ऊपर जो मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शताब्दीपुरम फेज़ 1 और फेज़ 2 हम 2.5 साल से अधिक हो चुका है, हम नगर निगम को हस्तांतरित कर चुके हैं सारी सुविधाएं विकास करके, और आनंद नगर का भी हम हस्तांतरण कर चुके हैं विगत 4 साल से। और हमने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था बड़ौपुर के आगे, उसको भी हम नगर निगम को हस्तांतरित कर चुके हैं। इसलिए आज की डेट में विकास की कोई भागीदारी ग्वालियर की तरफ, ग्वालियर विकास प्राधिकरण की तरफ पेंडिंग नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूर्ण विकास करके नगर निगम को हैंडओवर किया है, और आज के बाद उस दिन हैंडओवर के बाद जो भी विकास की जिम्मेदारी है वो नगर निगम की है। बिल्कुल नगर निगम की जिम्मेदारी है, इनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो है नगर निगम आयुक्त ही नहीं है। सवाल किससे होगा, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, पार्षद जी आप आए, आइए आप आइए जी, बोलिए। नगर निगम आयुक्त यहाँ पर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर सवाल तो नगर निगम से हो रहा है कि मूलभूत सुविधाएं हो जो नागरिकों की, वो सवाल नगर निगम से है। देखिए है क्या कि नगर निगम में अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है, ये सवाल तो उनसे है। अभी आदरणीय सुनील शर्मा जी ने कहा गड्ढे भी नहीं है, सड़क भी नहीं, तो प्रश्न चिन्ह तो इनकी नगर निगम की महापौर पर है। जो शहर में नगर निगम की सरकार तो इनकी कांग्रेस की सरकार है। आप बताइए ना, जवाबदेही तो इनकी बनती है। और रही बात नगर निगम में स्वच्छता की, अगर हम ग्वालियर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि हम हमेशा कल्पना करती हैं इंदौर की, कि इंदौर पूरे देश में नंबर 1 आता है, लेकिन अपन ने कभी ये नहीं सोचा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
इंदौर ग्वालियर से बड़ा है, लेकिन वहां पर 7,200 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और ग्वालियर जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है, अब हमारे यहाँ 3,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कैसे हमारा शहर स्वच्छ बनेगा जब तक कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक शहर स्वच्छ कैसे बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम जो कि ग्वालियर की पूरी तरह मूलभूत सुविधाएं और जो नागरिकों की सुविधाएं का ख्याल रखती है वो यहाँ नहीं है और उसका कोई कर्मचारी भी यानी अधिकारी भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन वो जनता के सवालों से ज्यादा उनको नेताओं की चिंता है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चिंता है, शासन की चिंता है, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। हमने उनको बुलाया था। अब एक बड़ा सवाल ये है कि मेरे साथ में सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे पूछूंगा ग्वालियर की बदहाली का जिम्मेदार कौन? एक सवाल बस। ग्वालियर की बदहाली का जिम्मेदार प्रदेश में बैठा हुआ शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जनता ने जिम्मेदारी किसको दी? केंद्र में किसको दी? प्रदेश में किसको? और क्या, और ये एक 2-4 साल की नहीं, आज लगभग 20-22 वर्ष हो गए, तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? क्या उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्या किसान की आय दुगनी हुई? क्या युवा को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या विकास हुआ? क्या मजदूर आज केवल कार्रवाई ग्वालियर में अगर होती है, अभी आपने कहा कि पूरे के पूरे प्रशासन को बुलाया और कोई नहीं आया। पूरा प्रशासन नहीं आया, मैं फिर बोल रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक मिनट कमिश्नर आए न कोई आया यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से वो ऐलान कर रहा हूँ, उनके पास जनता के सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है? वो आप बताएंगे, आप नेता हैं। इसलिए नहीं है, आप बताएं। इसलिए नहीं है कि जनता का जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं। आज जनता के जवाबों से अगर आप कुछ देने की स्थिति में हो, अगर आपने कार्य किया है तो आपको छिपना नहीं पड़ेगा, और अगर आपने जनता के जवाबों का आपके पास सवाल नहीं है तो आप छिपोगे और आप नदारत रहोगे। और मैं अभी आपको कहना चाहता हूं, आज जो नगर निगम की हालत है, आज जो नगर निगम की हालत है, या आपके बिजली क्षेत्र है, पानी का है, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है, चाहे स्वास्थ्य का मामला ले लें, चाहे सड़क का, चाहे कोई भी मामला हम ले लें, आज अगर उसका दंश भुगत रही है तो केवल ग्वालियर की जनता भुगत रही है। अमृत योजना, अभी हमारे मुनेंद्र भदौरिया जी ने कहा एक लाइन में, उदय प्रोजेक्ट करोड़ों का खर्च, बोले ग्वालियर में पानी की समस्या हल हो जाएगी, मामला साफ। उसके बाद आया अमृत योजना, बोले बिना टिल्लू पंप के हम 2 मंजिल पे पानी भेजेंगे। क्या 1 मंजिल पे भी पानी मिल रहा है? क्या बोरिंगें नहीं हो रही? क्यों करनी पड़ रही है बोरिंग? आज जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, उसकी वसूली किससे होने वाली है? उसकी वसूली ग्वालियर की जनता से होने वाली है, और उसकी जो बंदरबाट हुई है और उसमें जो लापरवाही हुई है, उसका दंश अगर कोई भुगतेगा तो ग्वालियर की जनता भुगतेगी। ग्वालियर की जनता भुगतेगी, और ग्वालियर की जनता शायद मुझे लगता है भुगत भी रही है। क्योंकि आपको बता दें, ये जो अधिकारी होते हैं जो यहाँ पर आते हैं वो, लेकिन उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं यहाँ के ग्वालियर के जनप्रतिनिधि जो कि यहीं पैदा होते हैं और यहीं इसी माटी के जो कि यहाँ पर होते हैं वो। लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अधिकारियों पर लगाम लगाएं, अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाएं? ये भी एक सवाल है। आपका इंग्लिश क्या सवाल है? किस तरह से देखते हैं? जी, सवाल क्या है आपका? ग्वालियर की बदहाली, ग्वालियर की बदहाली, साफ तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था है। जी, पूरे ग्वालियर की बदहाली की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य के पीछे क्यों रहे हैं? जी, पूरे ग्वालियर की बदहाली की बात कर रहे हैं। ग्वालियर की बदहाली का जिम्मेदार मैं हूं। ये भावना जिस समय, ये जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ग्वालियर की बदहाली का जिम्मेदार मैं हूं। और ये भावना जिस समय ग्वालियर के हर नेता, हर अधिकारी और हर एक नागरिक के मन में आ जाएगी, उस दिन ये बदहाली खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं रोड पे गड्ढे कौन खोदता है? कहीं ना कहीं कोई विभाग भी खोदता है, तो कहीं ना कहीं आम नागरिक भी खोदता है। और ग्वालियर की बदहाली के लिए जिम्मेदार मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं ना तो सच कहना पसंद करता हूं, ना सच सुनना पसंद करता हूं।
ये समस्या हर एक नागरिक की भी है और हर एक जिम्मेदार की भी है। और जब तक ये सच कहने और सच सुनने का साहस हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, ये बदहाली बढ़ती रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपके संस्था का नाम है उंगली, ये उंगली बहुत पावरफुल है। ये उंगली जब आप अपने मत का प्रयोग करने जाते हैं, जब आप वोट देते हैं, एक भाई ने बहुत अच्छा कहा कि हमारी बहनें केवल एक लाडली बहना के चंद रुपए के लिए अपने वोट दे आई, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन उनको 1000-1250 रुपये पर्याप्त है। आज उनका पति बीमार है तो उनको इलाज नहीं मिल रहा है, आज अपराध बढ़ रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो जब ये उंगली का प्रयोग आप करते हैं ना, तो सोच समझ के कीजिए। ये जिम्मेदार जो बदहाली है, इसका आप जिम्मेदार हैं। मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं ना तो सच कहने का साहस रख पा रहा हूं, ना सच सुनने का साहस रख पा रहा हूं। और यदि आप यहां आज आए हैं, तो यदि अपने अंदर ये हिम्मत लेके जाएंगे कि मैं सच का साथ दूंगा, सच बोलने का साहस रखूंगा और सच को खुद भी स्वीकार करूंगा, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत या परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि इसकी जो जिम्मेदारी है, शहर की बदहाली के जिम्मेदार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के अलावा हम खुद भी हैं। तो इसलिए हमें भी एक संकल्प लेना होगा कि नियमों का पालन करें, शहर को साफ रखें, स्वच्छ रखें। लेकिन ये कहने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उंगली का प्रयोग उस तरह से करना होगा कि हमें अपने आगे आने वाले भविष्य को लेकर उंगली का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यही उंगली सत्ताएं चुनती है, यही उंगली सरकार बनाती है और यही उंगली सरकार गिराती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश दिया है इस उंगली के माध्यम से, इस उंगली चैनल जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, कि किस तरह से हम सवाल उठाएं। सवाल उठाना सबसे अहम है, क्योंकि यदि हम सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से आएगा, और जवाब नहीं आएगा तो बदहाली और जो बदलाव होना है वो कैसे होगा। मेरे साथ में और एक आखिरी सवाल मैं एक बार अशोक मिश्रा जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ग्वालियर में लगातार, ग्वालियर क्या मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की जो है बात चल रही है। धन्यवाद जी, उनको माइक दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात चलती है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दावे भी किए जाते हैं और सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयासरत रहती है, जैसा कि आयुष्मान योजना की बात कर लें। लेकिन उसके तमाम सारे दुष्परिणाम सामने के लिए आए कि तमाम दुरुपयोग ही उसके बहुत सारे हुए, आपने भी अभी देखा होगा। लेकिन अभी एक जैसा कि अभी सवाल उठाया था, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं नहीं है और डॉक्टर्स की लगातार कमी तो नजर आ रही है, लगातार कमी देखी जा रही है। चाहे वो जिला अस्पताल की बात कर ले, सिविल अस्पताल की बात कर ले, आपके जेएच की बात कर ले, जय रोग के हजार सर्दी अस्पताल की बात कर ले, लेकिन डॉक्टर्स की कमी ये आप देख रहे हैं लगातार। जी देखिए, ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स की कमी इन जनरल सब जगह है, लेकिन शासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि जहाँ जहाँ जगह खाली हैं वहाँ डॉक्टर्स को पदस्थ किया जा रहा है। कई बार चिकित्सक सिलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं और उस समय परिस्थितियाँ विषम हो जाती हैं, लेकिन शासन के प्रयास जारी हैं, सब जगह पदस्थापना करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य पर सुनील जी भी कुछ कहना चाहते हैं। कोशिश की जा रही है, वो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों पर भी बहुत सारा दबाव है। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर तमाम सारे हॉस्पिटल्स में सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी उनको तमाम सारे मरीजों को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर, हालांकि रेडियोलॉजिस्ट जो है वहाँ पर नहीं है, जिला अस्पताल में एक्सरे की परेशानी आती है और भी डॉक्टर्स की जो ऑर्थोपेडिक में भी परेशानी आती है, तो डॉक्टर्स नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। डॉक्टर्स में आजकल हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना नहीं चाहते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी
मैं खुद तो डॉक्टर हूँ ही, लेकिन डॉक्टर्स के बीच में ही मेरी सारी ज़िंदगी निकली है। अभी तक मैं डॉक्टर्स के बीच में ही रहा हूँ। करीब 46-47 साल से डॉक्टर्स के बीच में हूँ, 77 से। डॉक्टर्स में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। डॉक्टर अच्छा काम करते हैं, भीड़ ज़्यादा है, मरीज़ ज़्यादा हैं, और मरीज़ ज़्यादा होने के साथ साथ क्या अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं तो हर मरीज़ जो अटेंडर उसके साथ में होता है, अटेंडेंट की ये चाहता है कि उसके मरीज़ को सबसे पहले देखा जाए। उसका मरीज़ सबसे गंभीर, वो उसको ये लगता है कि वही सबसे ज़्यादा बीमार है। हकीकत ये होती है, डॉक्टर ये देखता है, डॉक्टर अपने नज़रिए से देखता है, जो गंभीर मरीज़ होता है उसको पहले देखेगा वो, या जो पहले आया उसको पहले देखेगा, और झगड़े के कारण वहीं से शुरुआत होती है। और हमेशा डॉक्टर्स को अगर मानसिक भीड़ इकट्ठी हो जाए तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। आपने तो सरकार से डॉक्टर और असुरक्षा की भावना की वजह से भी कई डॉक्टर नौकरी करना नहीं चाहते। आपने सरकार से डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की है, क्या वो पूरा हो पाया? नहीं, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसका क्रियान्वयन में कई बार दिक्कत आती है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है। जो मांग हमने की थी वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की थी, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह एक सा हो। लेकिन ये सच्चाई है कि कई बार डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के क्रियान्वयन में दिक्कत आती है, लेकिन ग्वालियर शहर में हमने इसकी व्यवस्था की है। सभी थानों पर वो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी दे दी है। हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से। हम जब भी अप्रोच करते हैं तो डॉक्टर्स को उनका डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट में कार्रवाई होती है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी का एक ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि ये कुछ समय पूर्व की बात है कि एक भिंड में एक कार्यक्रम के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ, और उसको जब मैं लेके भिंड पहुंचा सिविल अस्पताल में, तो आप देखिए कि मैं हतप्रत रह गया कि जैसे ही उसको लेके पहुंचे हम पेशेंट को, तत्काल स्ट्रेचर आता है और 8-10 डॉक्टर उसके ऊपर झपटते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई हाई सेंटर हॉस्पिटल में पहुंच गया। जब मैंने देखा तो उसका जो पूरा का पूरा प्रयास और उसका श्रेय जाता है तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ई अलई राजा को जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कोई आज जो वर्तमान में डॉक्टर है वो काम अच्छा कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या एक भिंड के कलेक्टर ने इतने व्यवस्थित तरीके से एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक इतनी व्यवस्थित व्यवस्था कर दी? क्या राजस्थान का हम उदाहरण लें, आज राजस्थान के अंदर मेडिकल के अंदर जो गहलोत सरकार ने काम किया, मैं आपको बता दूं, कई ग्वालियर के लोग जयपुर जाकर वहां पर अपना इलाज कराकर आए हैं। तो वो चीजें हमारे ग्वालियर में, हमारे मध्य प्रदेश में वो हॉस्पिटल की सुविधाएं क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्रदेश के शासन के सामने है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव है, और उसका दंश ग्वालियर की और मध्य प्रदेश की और चंबल संभाग की जनता भुगत रही। जनता भुगत रही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी, जी आप बताएं, जी जवाब दीजिए। सुनील जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। भिंड में भी डॉक्टर्स ने जो सुविधा दी वो डॉक्टर्स ने ही दी, डॉक्टर्स और उनके स्टाफ ने ही दी। मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर जो कलेक्टर वहाँ थे एलीट राजा, उनने प्रयास किए थे, लेकिन उनको फलीभूत किसने किया? केवल डॉक्टर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने। मैं वहाँ पर कायाकल्प अभियान का परीक्षक बन के गया था, और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, भिंड की व्यवस्थाओं को देखकर मैं नंबर 1 देकर आया था मध्य प्रदेश में। ये मैंने देखा था, लेकिन उसमें हम केवल प्रशासन को धन्यवाद दें या उसका प्रशंसा करें, डॉक्टर्स को भूल जाएं, ये ठीक नहीं है। जहाँ तक अभी ये बात आई कि राजस्थान के लोग में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजस्थान के कई मरीज हमारे जया रोग चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए आते हैं। धौलपुर के बहुत सारे मरीज आते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मरीज आते हैं। झांसी की जो बात हुई, झांसी का मरीज हमारे ग्वालियर में इलाज कराने के लिए आते हैं, और इटावा के मरीज ग्वालियर में इलाज कराने के लिए आते हैं। ये बात ठीक है कि यहाँ पर मरीज ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से चिकित्सक
पर मेहनत ज़्यादा पड़ती है। जूनियर डॉक्टर्स की आप मेहनत देखें तो 36 घंटे बिना खाना खाए वो काम करते हैं, सोते नहीं हैं। और अगर कोई पक्ष या विपक्ष जो भी किसी को भी अगर जनप्रतिनिधि को इच्छा हो तो मेरे साथ चले, मैं उनको दिखवाता हूं डॉक्टर किन परिस्थितियों में कैसे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ चलें। 36 घंटे हमारे जूनियर डॉक्टर मेहनत करते हैं सीनियर डॉक्टर के मार्गदर्शन में। बिल्कुल मैंने शुरुआत में जो बात कही थी जी, मैंने ये कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे डॉक्टर मेहनत नहीं करते, शुरुआत में मैंने यहीं से स्टार्ट की थी, लेकिन उसको व्यवस्थित और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है। तो आज हम मैं चलो 1000 बिस्तर की बात कर लूं या जे हॉस्पिटल की बात कर लूं, क्या वो सुविधा है कि मरीज पहुंचे और तत्काल उसको अटेंड करके तत्काल उसकी पूरी ट्रीटमेंट की वो बनाकर और तत्काल उसको बेड पर पहुंचाया जाए? मैंने देखा है इसी अस्पताल में कि चादर के अंदर लपेट के अपने पेशेंट को लेने के लिए मजबूर होया जाता है। बात इसकी है, एक मिनट मेरी बात सुन लो, बात इसकी है कि व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा। मैं कह रहा हूं मेहनत में आप कर रहे हो, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित व्यवस्था कौन करेगा? स्ट्रेचर आपके टूटे पड़े हैं, ये कौन करेगा? तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है। डॉक्टर का प्रयास जब ही सफल होगा जब उसको व्यवस्थित व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला था, बड़ा अस्पताल बना दिया, अभी इन्होंने भी स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। लेकिन जब जैसा कि इन्होंने अभी एक बात और बताई कि डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, तो एक बहुत बड़ा इन्होंने सवाल उठाया है। अब शिक्षा स्वास्थ्य की बात बहुत हो गई, अब मैं एक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। भंडारी जी, एक थोड़ा सा एक सवाल है आपसे कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण पूरी तरह से ग्वालियर के विकास के लिए प्रयासरत भी है और जिम्मेदार भी है, ये मैं भी मानता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ की पूरी जनता मानती है। और ग्वालियर विकास प्राधिकरण के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनता रुचि भी लेती है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या आपका रोड मैप रहने वाला है, किस तरह से और आगे प्रोजेक्ट करने वाले हैं? तो वर्तमान में ग्वालियर विकास प्राधिकरण जो है एयरपोर्ट से लेके साड़ा तक एक लिंक रोड का शीघ्र ही निर्माण करने वाला है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो वो ग्वालियर के विकास के रूप में एक बहुत अच्छी कड़ी के रूप में आ रहा है और वो मास्टर प्लान की भी रोड है जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसमें 40 मीटर रोड रहेगी और उसके 200 मीटर दोनों तरफ विकसित सुविधाएं की जाएंगी, जिसमें के व्यावसायिक सुविधाएं भी रहेंगी और भी सुविधाएं रहेंगी जिससे जनता को लाभ मिलेगा। और वर्तमान में हमने काफ़ी समय से माधव प्लाजा का भी विकास किया हुआ है और उसमें दुकानें काफ़ी कुछ बिक भी चुकी हैं और कुछ दुकानें काफ़ी चल भी रही हैं, लेकिन उसका भी विज्ञापन हमारा ऑन है और अच्छा उसका रिस्पांस भी आ रहा है। वर्तमान में हम माधव प्लाजा में भी सिनेमा भी लाने वाले हैं और अन्य रेस्टोरेंट और बिग बाज़ार टाइप की सुविधाएं भी लाने वाले हैं, जिससे कि जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक तरफ माधव प्लाजा का एक मैं कहूँ कि 30 मीटर चौड़ी सड़क पे अच्छा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें के सर्व सुविधा युक्त है। और मैं जनता से अपील भी करूंगा कि हमारा अभी ऑन भी है विज्ञापन, उसमें देखें और आपको लाभ भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लेक्स ऑलरेडी है, तीन मल्टीप्लेक्स है। एक ओल्ड है सिटी सेंटर पर, दूसरा है स्टेशन पर। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं उंगली डॉट, मल्टीप्लेक्स और खुलने जा रहा है आपके हक की आवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर शहर और ग्वालियर क्या है पूरे ग्वालियर का प्रावधान किया गया है और कई क्वारीज उसकी भी आ रही हैं, शीघ्र ही वो भी आएगा। रेस्टोरेंट्स की है और वर्तमान में हमारे यहाँ किराए पे 3rd फ्लोर पे एक हॉल भी चलता है जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज किराए पे दे रखा है। बाकी हर तरह की मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं जो व्यापारी को वांछित होती हैं, वो सुविधाएं इसमें प्लाजा में उपलब्ध है एक जगह। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये महानगर में बीच में स्थित है। पहले तो मैं संजय भैया को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा नाम इस चैनल का रखा, उंगली।
मेरे भाई सुनील शर्मा जी भी यहाँ पर हैं। जब हम किसी और पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी साइड होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। पिछले 50 साल से जो डेवलपमेंट हुआ है और अभी 20 साल में जो ग्वालियर बदला है उसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। हम बात करते हैं इंदौर की सफाई के लिए, लेकिन कभी ये हमारी भी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हम कचरा फेंक रहे हैं हर जगह। आपके लिए पीछे नगर निगम का कर्मचारी नहीं रहेगा। ये हमारी भी एक बहुत बड़ी बात हमारे इंगले भाई ने कही थी कि हमें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को उंगली कर रहे हैं, हम पुड़िया खा रहे हैं वहीं पे फेंक रहे हैं, हम ट्रैफिक जाम लगा रहे हैं, तो कुछ उंगलियां अपनी तरफ भी उठाएं हम लोग और देखें कि कैसा सुधार हमारे ग्वालियर का, हमारे देश का हो सकता है। एक राजनीतिक आप किसी पार्टी को उंगली लगाते हैं, ये अलग अच्छी बात है क्योंकि वो आपका हक है, आप एक उंगली वोट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी हमारी भी पड़ती है कि हम भी लोगों को, हम भी क्यों नहीं अपने ग्वालियर को स्वच्छ बना सकते? क्यों हम पेड़ काटते? क्यों नहीं हम ग्रीन ग्वालियर बना सकते? तो एक उंगली हमें अपनी तरफ भी उठानी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, और सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस आयोजन का समापन करता हूं क्योंकि काफ़ी लंबा ये आयोजन चला और इसमें सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चला। काफ़ी 5 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और पब्लिक ने भी अच्छी तरीके से सवाल यहाँ किए और हमारे जो अतिथि आए थे उन लोगों के जवाब भी उन्हें मिले। और एक यहाँ इस संवाद में काफ़ी खास चीज़ें, कई मुद्दे ऐसे सामने आए जो वाकई ग्वालियर के विकास को लेकर थे, ग्वालियर में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर थे, एक बढ़ते क्राइम को लेकर थे। कई ऐसे मुद्दे यहाँ आज उठाए गए और इन पर चर्चा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय जी से कहूँगा कि इस प्रोग्राम का समापन के साथ क्या आप कहना चाहेंगे, बताएं आप। एक बात मैं जनता को और बताना चाहूँगा कि ये उंगली है, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करती है ये उंगली। लेकिन जब ही उंगली ऐसे होती है तो जो जिम्मेदार हैं उन पर भी उंगली उठती है। हालांकि जैसा कि अभी भाजपा नेत्री शकुंतला परिहार जी ने कहा, उंगली हमारी तरफ उठती है, तो ये बात भी सही है। पहले हम खुद को बदलें, उसके बाद दूसरे के बदलने की बात करें, उससे कोई उम्मीद रखें, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। लेकिन ये उंगली जो स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करती है, सत्ताएं गिराती है, सत्ता सरकारें बनाती है, ये उंगली हमेशा चलेगी और ये उंगली हमेशा उठेगी आपके लिए, आपके हित के लिए। और ये आवाज है आपके हक की, राष्ट्रोत्थान के लिए। और इसी के साथ मैं चाहूंगा हमारे जो अतिथि हैं उनको अब मोमेंटो प्रदान किए जाएं और थोड़ा सा ये सिलसिला मैं चाहूंगा जो भी हैं मंच पर आ जाइए। आप जो भी हमारे अतिथि थे, सुनील शर्मा जी आप मंच पर आए। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के हमारे आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा क्योंकि बेधड़क, बेखौफ, बेहिचक आप लोगों ने यहाँ सवाल पूछे और अपनी आवाज को रखा। करण भाई ऊपर आओ, आ जाओ ऊपर आओ। अरे ऊपर आ जाओ। दीक्षित जी ऊपर आओ यार। आ जाओ ऊपर आ जाओ। इंगले जी आ जाएं मंच पर। इंगले जी बसंत कोलियारी जी ऊपर आइए। शोमेश जी, मैडम हटवा दो उसको, हटवा दो नीचे करवा दो उसको, कैमरे का फोकस बन जाएगा। कृपया सभी लोग ये मंच के पीछे आ जाएं। ये पोडियम
हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आप सभी देख रहे हैं हमारे अतिथि के हाथ में एक टैगलाइन है, उंगली नाउ योर पावर। उंगली.in में एक संकल्प लिया है आम जनता की हक की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए। इसी संकल्प और प्रतिष्ठा के साथ आज आपके बीच जनता से संवाद किया और आपके हक की आवाज उठाई। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप इस कार्यक्रम में पधारे और अपने सवाल आपने रखे, अपनी आवाज आपने रखी। अगर आप अपनी आवाज यहां नहीं रखते तो मैं समझता हूं कि जो प्रशासन है, नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी अपने अपने जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन सभी तक ये बात नहीं पहुंचती। क्योंकि अब इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस उंगली के माध्यम से ये सभी मुद्दे उन लोगों तक पहुंचेंगे और हो सकता है शायद कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आए। अब मैं शुरुआत करता हूं एक सिलसिला मोमेंटो का। संजय जी से मैं कहूंगा कि अब सभी अतिथियों का मोमेंटो प्रदान करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए संजय शर्मा जी, शकुंतला परिहार जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए संजय शर्मा जी, ओपी दीक्षित जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए, जो कि एक समाज सेवी हैं, संजय शर्मा जी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भंडारी जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए हमारे उंगली टीम के अनिल जी, अनिल जी और भी जो अतिथि हैं हमारे, बिल्कुल मोमेंटो उनको प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए संजय शर्मा जी, करण मिश्रा जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए संजय शर्मा जी। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग रहा है। सोमेश शर्मा जी आए और अपना मोमेंटो प्राप्त करें। काफी मेहनत इन्होंने की है इस प्रोग्राम के लिए, इस पूरी व्यवस्था को जमाने के लिए। हमारे अनिल जी आए मंच पर, अनिल जी को अनिल जी को भी मोमेंटो प्रदान करें। बिल्कुल कुलदीप अवस्थी जी, कुलदीप अवस्थी जी को मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है संजय शर्मा जी द्वारा। गिरिराज शर्मा जी आइए, गिरिराज शर्मा जी आए और मोमेंटो प्रदान करें। संजय शर्मा जी गिरिराज शर्मा जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए। शाहनवाज जी को अब मैं खुद एक मोमेंटो दे रहा हूं। हाँ, सीधा उल्टा था लेकिन अब सीधा कर लिया है। मन संचालन की एक बहुत अच्छा चेहरा भी है और आवाज भी है। और जो इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं शियाराम शर्मा जी, उनका मैं आभार करता हूं और उनको मोमेंटो भी प्रदान करते हैं। बिल्कुल वो मंच पर आए
और अपना सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे इस कार्यक्रम को आपने लाइव दिखाया, आपकी अपनी जो भी व्यवस्थाएं थी अपनी टीम को आपने लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा दीक्षित जी से कि पब्लिक की तरफ से आभार आप व्यक्त करें इस उंगली के माध्यम से। भारत माता की। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक घटक उंगली को और संजय शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। किसी देश के विकास में, किसी देश और समाज के उत्थान में पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और इस कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए जनता, समाज, सरकार, प्रशासन, समाज का प्रत्येक घटक अपने दायित्व का संजीदगी से निर्वहन करें। इसका चर्चा का, संवाद का जो सत्र यहाँ आयोजित हुआ बहुत सार्थक और उपयोगी रहा और आशा करता हूँ कि यह ग्वालियर शहर आने वाले समय में इसी प्रकार के संवाद सत्रों का आयोजन करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ शासन, प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां, यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग इस संवेदनशीलता को जागृत करेगा और परस्पर चर्चा के माध्यम से, परस्पर बैठकों के माध्यम से, परस्पर एक दूसरे से सकारात्मक बिंदुओं पर योजना बना करके इस राष्ट्र को, इस समाज को, हमारे ग्वालियर शहर को आगे बढ़ाएगा। ये किसी व्यक्ति विशेष की, एक राजनीतिक पार्टी की, एक व्यक्ति की, एक घटक की जिम्मेवारी नहीं है, एक समग्र दायित्व है और सामूहिक दायित्व होता है। जो उचित बिंदु हैं, जो सार्थक बिंदु हैं, जो सार्थक चर्चाएं हैं, उनमें राजनीतिक निहितार्थ से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके ऐसे बिंदुओं पर अपने विचार रखें और सभी लोग मिल करके इस राष्ट्र और समाज के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत गोंडियाली जी आप मंच पर आए। बसंत जी, संतोष गोंडियाली जी आप मंच पर आए। संजय शर्मा जी से मैं कहूंगा कि उनका सम्मान करें, मोमेंटो देकर उन्हें सम्मान प्रदान करें। और अब मैं द चंबल पोस्ट से हमारे राघव अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा उंगली के लिए दो शब्द आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे बड़े भाई महेश जी का सम्मान हो रहा है यहाँ पर मंच पर, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि महेश जी के लिए तालियां बजा दें आप लोग। और काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है वो महेश जी का रहा है ungli.in को उसकी पावर देने में। और यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि उंगली का महत्व समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नाम है, ये नाम ऐसा नाम है कि इस उंगली, कई सारी उंगलियां अगर एक साथ मिल जाएं तो इस देश की सत्ता को हिला सकती हैं। इस उंगली का जो महत्व है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि भाई साहब ने जो नाम सोचा है अपने इस पोर्टल के लिए ungli.in, उसके लिए सबसे ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि उंगली का महत्व समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक इंसान अपनी उंगली की ताकत को समझ लेगा इस देश के अंदर, तो शायद मुझे लगता है कि सत्ता के अंदर बैठने वाले कई लोग जो कि हमारा शोषण करते हैं, दोहन करते हैं इस उंगली की बदौलत उन तख्तों तक पहुंचने के बाद में, तो ये शोषण और ये दोहन जो है सबसे पहले ये बंद होगा। दूसरी चीज़, ungli.in के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि भाई साहब जो है वो शहर में बहुत अच्छी पत्रकारिता करते रहे हैं और उंगली की जो पूरी टीम है उससे हमारी ये आशा है कि वो लोग साथ मिलकर शहर के उन मुद्दों को, ना कि सिर्फ शहर के बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाल ही में हमने देखा कि हमारे एक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर, जिनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने 120 करोड़ की सड़क के घोटाले को खोला था। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां आज के परिवेश में बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों के साथ में जो पत्रकारिता है उसका धर्म जो है वो ungli.in की पूरी टीम निभाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और इसके साथ साथ पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग अपने इस मकसद के अंदर कामयाब हों और एक नई ऊंचाई को, एक नए आयाम को छुएं पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर इस पोर्टल की लॉन्चिंग नहीं है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक आवाज मिलने जा रही है यहाँ पर, ऐसा हमारा मानना है। और इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी है
कि एक अच्छी और सार्थक पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ से ungli.in बढ़े। तो आप सबकी पूरी टीम को शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत शुक्रिया राघव जी, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा जो भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ आसपास हैं, बिल्कुल मंच पर सभी लोग मंच पर आ जाएं, क्योंकि एक ग्रुप फोटो मैं चाहूंगा जितनी भी हमारी टैग लाइन है वो बिल्कुल हाथ में ले आए सब लोग, क्योंकि हमारी जो उंगली टीम है पूरी की पूरी टीम यहाँ आ गई है। और भैया कैमरामैन हमारे ग्रुप फोटो के लिए बिल्कुल तैयार रहे। जिनके पास नहीं है वो ये पकड़ सकते हैं। तो भैया ये भी तो है। ये भी बेखौफ है। आयो संजय, बिल्कुल लो सेंटर रख लो, सेंटर। हाँ बस जो पीछे बस ऊपर क्यों नहीं आए? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कूलर ले आओ, दूसरा मेरे को फीकी चाहिए।